हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर अवेंजर बैच। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। दोनों ही बैचेस के अंदर लाइव क्लासेस हैं, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, सब कुछ आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। एवरीथिंग इज देयर। डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, डेमो क्लास देख लो, अगर अच्छा लगता है तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। ठीक है। अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच, एंड अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर अचीवर्स बैच। चलिए शुरू करते हैं। देखो आज ना बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले देखो एक आर्टिकल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर और प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ के ऊपर। देखो ये ना सैटरडे में एडिटोरियल आया था बट उस समय मैंने इसको कवर नहीं किया था, इसको आज करेंगे। एक यमन वाला आर्टिकल हमारा रह गया था, क्या चल रहा है यमन में, वो वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर बाकी जो आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहले इसको मैं एक बार रीड करता हूं, सुनने की कोशिश करना थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। The due process clause comes from the US Constitution and it means that the government cannot take away a person's life, liberty or property without following a fair and proper procedure. This concept has two parts. पहला है substantive and दूसरा है procedure. ठीक है, अब क्या है ना, पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूं। कहने का मतलब ये है, अगर लेमन लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट जो है ना वो आपकी पर्सनल लिबर्टी हो गई, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, लाइफ हो गई या कुछ भी हो गया, वो कोई भी चीज बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए जो कि कानून के द्वारा दिए हुए हैं नहीं कर सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 1 बीघा जमीन है, सरकार को ये पसंद आ गई, सरकार ने कहा कि भैया हम यहाँ पे जो है मेट्रो स्टेशन बनाएंगे, अब हमें जमीन चाहिए। तो सरकार के मन में आने से नहीं ले सकती है सरकार। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत सरकार को ये लेना पड़ेगा और जो कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन टेक इट। तो ये होता है क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कोई भी चीज जो है ना वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके ही सरकार जो है वो कर सकती है। ठीक है, अब ड्यू प्रोसेस के बिना 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का नाम होता है सब्सटेंटिव और दूसरे का नाम होता है प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 बीघा जमीन जो है वो भैया सरकार को चाहिए थी मेरी। तो प्रोसीजरल का तहत क्या होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट पे जाएंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट पे गए, वहां पे जो भी चीजें लिखी हैं उसको पालन करेगी गवर्नमेंट, मुझे कंपनसेट करेगी और फिर वो जमीन ले लेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस का सेकंड वाला पार्ट, प्रोसीजर वाला। अब एक इसमें पार्ट होता है सब्सटेंटिव। क्या होता है? सब्सटेंटिव। तो व्हाट इज सब्सटेंटिव, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार से लिया जाए कि मान लो गवर्नमेंट जो है ना वो एक लॉ पास करती है। गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है, वो ये लॉ पास करती है कि जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, दे कैन नॉट ड्राइव। मेरी बात समझ रहे हो? गवर्नमेंट जो है वो एक लॉ पास करती है कि जितनी भी वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, दे कैन नॉट ड्राइव। ना वो स्कूटी चला सकती है, ना वो कार चला सकती है और इन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक कानून जो है वो सरकार लेके आ जाती है। अब सब्सटेंटिव के अंदर क्या होता है कि ये चीज भी चैलेंज हो जाती है, कानून भी चैलेंज हो जाएगा कि भाई कानून सही है कि नहीं है। देखो 2 बातें, पहला है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या होता है कि प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, पर सब्सटेंटिव का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कल को सरकार कोई गलत कानून भी बना देना तो इट कैन बी आस्क ए क्वेश्चन, मतलब जनता एक क्वेश्चन पूछ सकती है कि भैया ये कानून सही भी है कि नहीं है, और ये मामला फिर जाता है कहां पे, कोर्ट में, एंड देन कोर्ट डिसाइड करती है कि वेदर दिस लॉ इज सही कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हो गया क्या आपका सब्सटेंटिव। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को इतने में? बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, ये इसको दिल पे मत ले लेना। बेसिकली मतलब ये है सब्सटेंटिव के अंदर ना वो जो लॉ है दैट कैन बी क्वेश्चनड कि भाई वो सही भी है कि नहीं है, और प्रोसीजर का मतलब होता है कि हाँ ये प्रोसीजर है, ये लॉ है, इसके थ्रू आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है,
अब आप कहोगे सर व्हाट इज प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। तो देखो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ को बेसिकली अगर हम समझें तो एक वेन डायग्राम से समझते हैं। ये वेन डायग्राम जो है ना, ये क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ, ये वैसे ना कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग बहुत पढ़ोगे जब लॉ करोगे या लॉ कर रहे होगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इसके बारे में सुना भी बहुत होगा। तो क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हमने दो कंपोनेंट देखे, एक का नाम क्या था सब्सटेंटिव और एक का था प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। तो ये जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ है ना, ये कुछ नहीं है, ये यही है, एक कंपोनेंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, दैट्स इट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक कंपोनेंट है क्या, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको, कोई इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ में बेसिकली कानून का पालन किया जाता है, जो भी लॉज होते हैं उसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर दिया जाता है। बट जो आपका सब्सटेंटिव में आ जाती हैं जब चीजें, तब ऐसा होता है कि क्या वो कानून सही भी बना है, ये भी चैलेंज हो जाता है, ये भी देखा जाता है। देखो इसके भी अपने आप में ना एक इतिहास है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। जब हमारे कानून मेकर्स जब थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब थे, तो उनकी डिबेट हो रही थी। तो गोविंद बल्लभ पंत जी जो है ना, ही वॉज अगेंस्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनका ऐसा कहना था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि इन्होंने ये इसलिए बोला कि देखो अगर प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ आप लेके आ गए हो, ठीक है, और आपने उसमें लिखा हुआ है कि भाई कानून के तहत आप किसी की पर्सनल लिबर्टी, जमीन, सब कुछ ले सकते हो, तो इनका ऐसा कहना था कि भाई फिर तो कोई किसी की भी जमीन ले लेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ इनका ही कहने का क्वेश्चन का मतलब था कि गवर्नमेंट के पास इतनी भी पावर नहीं आ जानी चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ही वॉज अगेंस्ट इट। देन सी राजगोपालचारी ने इनको कन्विंस किया, सारी चीजें हो रही थी। एंड इवन फाइनल तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तब तक ये डिसाइड हुआ था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लिखा जाएगा। क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फायदा क्या होता है, इसमें फायदा ये होता है कि उस समय के हिसाब से सोचो, आज के हिसाब से मत सोचो। मैं अभी क्यों आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तो केशवानंदा भारती केस आ गया और बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये सब नहीं था ना। तो उस समय के हिसाब से अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखते तभी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती, हाई कोर्ट के पास पावर होती थी चीजों को देखने की कि लॉ सही है कि नहीं है। तो जब कानून बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये फाइनल डिसीजन था कि हाँ हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाएंगे। लेकिन फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, तब देखने में आया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हटा के प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ ले आए। अब प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, अगर वुमेन जो हैं उनको ड्राइव के लिए मना कर दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग तो मना है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट फिर आपको पता है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कम बैक किया। कब किया, थोड़ा समय लगा, लेकिन किया। वो कब किया गया, आपने दो केसेस में देखा। पहला था केशवानंदा भारती केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है ना, आप उसको बदल नहीं सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है। और काइंड ऑफ इन्होंने ये भी नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल डिसाइड टाइम टू टाइम जब भी मैटर आएगा। इसके बाद एक और केस था, जैसे मेनका गांधी केस 1978 का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये बात कही कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये मामला था ये वाला। इसके बाद चलो दूसरा आर्टिकल समझते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन यमन और क्या है ये पूरी क्राइसिस, ठीक। देखो पहले तो इस मैप को समझना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चीज़ों की। तो देखो ये आपका यमन है, दिस इज ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, ठीक है, इथोपिया, एरिट्रिया, इनका भी क्राइसिस चलता रहता है। अब ये रेड सी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होता है ना, वो रेड सी के थ्रू जाता है। तो यमन की लोकेशन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सना इज देयर कैपिटल। अब व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या है कॉन्फ्लिक्ट, कौन कौन से इसमें मामले हैं, क्या क्या अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखो हाउथीज कौन है। तो देखो ये हाउथीज रेबल कौन से हैं, ये अंसार अल्लाह के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जैदी शिया ग्रुप है नॉर्दर्न यमन का, और
कॉन्फ्लिक्ट में है ये यमन गवर्नमेंट के साथ सिंस 2004, जब से इन्होंने यमन कैपिटल साना 2000 मतलब चलो इसको आप ऐसे मत समझो, ऐसे आप ना समझने में बहुत परेशान हो जाओगे, मैं आपको समझाता हूँ। हाउथीज रेबल कौन है? हाउथीज रेबल वो लोग हैं जो अभी प्रेजेंट में यमन जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में है, ठीक है। अब हाउथीज जो रेबल्स है इनका सपोर्ट कौन करता है? इनका सपोर्ट करता है ईरान। ईरान क्यों करता है? क्योंकि देखो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यमन में ना, उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, और आपको पता है कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया की नहीं बनती है, तो ईरान इज सपोर्टिंग हाउथीज रेबल। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि ड्रोन्स एंड एवरीथिंग हाउथीज रेबल अटैक करते हैं जो, तो वो कहाँ से आता है? ईरान इनको बहुत ज़्यादा मदद करता है, एड प्रोवाइड करता है। तो हाउथीज रेबल की कहानी समझ में आई? हाउथीज रेबल इज बैक्ड बाय ईरान एंड जो अभी यमन गवर्नमेंट है इट इज बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया। दूसरा इसमें जो मेंबर हैं वो मैंने बताया, पहले तो हाउथीज हो गए जो पूरे के पूरे इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी यमन की सरकार है। यमन में देखो पहले जो है ना आपके अभी फिलहाल तो अब्दुल मंसूर हादी, ठीक है, द यमनी गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट हादी हैज बीन इन पावर सिंस 2012। हादी जो है पावर में कब आए थे? जब उस समय में एक प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सलेह, जो करीबन आई थिंक 20, 25, 30 साल से, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आता, लेकिन काफी समय से सत्ता में थे। लेकिन आपको पता है कि टूनिशिया से अरब स्प्रिंग आई थी और उसके बाद उनको बदल दिया गया था डेमोक्रेसी की डिमांड से, और उसके बाद हादी जो हैं वो हेड बन गए थे यमन सरकार के। अब तीसरा इसमें देखो एक और जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रहा हमेशा से, वो रहे अली अब्दुल्ला सलेह। देखो जो ये प्रेसिडेंट थे जिनको हटा दिया गया था 2012 के अंदर, ठीक, ये पहले जब हटे ना तो ये जाके सपोर्ट में खड़े हो गए किसके? हाउथीज के, कि भैया चलो ठीक है मेरी सत्ता गई है, मैं अब हाउथीज को सपोर्ट करूंगा यमन सरकार के अगेंस्ट में। बट बाद में क्या हुआ? 2017 में जब ये वापस यमन सरकार को सपोर्ट करने लगे तो इनको मार दिया गया हाउथीज के द्वारा, ठीक है। अब एक और यहाँ पे नई टर्म आई है, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ठीक है। ये कौन है? ये देखो वो लोग हैं, ये डिमांड करते हैं कि यमन के इस वाले रीजन में ना नया कंट्री बने और ये लोग वहां पे रहें, जो साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बंदे हैं। फिर एक देखो क्या है, सऊदी लेड कोलिशन। सऊदी ने ईरान बैक्ड हाउथीज के अगेंस्ट में अपने सपोर्ट इकट्ठा किया, जिसमें यूएई है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी उनके आसपास की कंट्रीज हैं। तो ये जो हैं ये कहते हैं साउडीज लेड कोलिशन की एक ये आपकी टीम हो गई इसमें, ठीक है। हम देख रहे हैं डिफरेंट टीम्स इन यमन कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक ईरान है, मैंने बताया दे आर सपोर्टिंग हाउथीज। अलकायदा इन अरेबियन पेनिसुला एंड आईएसएस कम है लेकिन ये भी हैं वहां पे। यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन भी एक इन्वॉल्व है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म, ठीक है। और ये है पूरी की पूरी यमन कॉन्फ्लिक्ट की कहानी। क्या है ये, क्यों हुआ, इतना आपको नहीं जानना है, समझ में आ ही रहा होगा कि भाई अलग अलग सबके इंटरेस्ट हैं, सब एक दूसरे को बैक कर रहे हैं और इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी नया अपडेट क्या है इसमें? नया अपडेट देखो ये है कि आपको पता है कि हमने क्या समझा कि ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया ही तो है, यही है ना। ये सपोर्ट कर रहा है किसको? हाउथीज को, और ये सपोर्ट कर रहा है यमन की गवर्नमेंट को जो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। आपको अभी कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट याद होगा, चाइना ने इन दोनों के बीच में मीडिएट करके दोनों में दोस्ती ले आई थी। चाइना ने इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप करा दी है। तो अब क्या हुआ? अब ये हो रहा है कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया ना आपस में डील करने की कोशिश हो रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे खत्म कर दिया जाए। इसमें पहले तो यही हुआ है कि 6 मंथ तक कोई अभी वायलेंस नहीं होगा, इस तरीके की चीजें, तो वो वाली बात है। लेकिन ये एक निष्कर्ष पे क्यों नहीं निकल पा रही है चीजें, क्योंकि हाउथीज रेबल का कहना है कि भाई सऊदी अरेबिया हमें कंपनसेट करे, जितने लोगों को इन्होंने पिछले 8-10 साल में मारा है सबको कंपनसेट करे। तो इस पे सऊदी अरेबिया ने कहा भाई तुम्हें पैसे लेने ले लो, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हमारी गलती थी, मतलब माफी मांगने को भी कह रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। इसके अलावा देखो एक और यहाँ पे चीजें, सबका अपना अपना जो इंटरेस्ट है ना उसमें बड़ी दिक्कत है। आपको ये वाला एरिया बताया था मैंने, आपको याद हो क्या नाम था इसका? साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि ये जो है ना इसका कंट्रोल हो, लेकिन यूएई चाहता है कि यहाँ पे इसका कंट्रोल हो। तो मतलब देखो सऊदी अरेबिया तो इतना डिमांड भी नहीं कर रहा कि चलो ये अलग कंट्री बन जाए, लेकिन यूएई का ये कहना है कि भाई इनको अलग बना दो, क्योंकि यूएई चाहता है कि इस एरिया में इसका दबदबा रहे, और सबको ही चाहता है कि रेड सी पे जो है ना कहीं उनका कब्जा रहे, कब्जा मतलब कंट्रोल रहे।
तो ये वाली चीज़ है। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, वहाँ भी तो रेड सी का ही यूज, मतलब रेड सी के लिए ही सब कुछ हुआ था। तो रेड सी इज भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसके बाद अगला आर्टिकल है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। देखते हैं, पहले समझते हैं। देखो देर वॉज एन एक्ट जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसी में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करके नया बिल आया है, ठीक है। अब ये मानसून सीजन के लिए पार्लियामेंट में आ चुका है, देखेंगे इस पे क्या होगा। कुछ इसमें जो चर्चा के अभी बिंदु हैं, जो चर्चा के कुछ लॉज हैं, वो देख लेते हैं जो काफी अभी क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। जैसे कि देखो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का एक जजमेंट है गोदावरम केस के अंदर, जिसमें ये बोला गया था कि प्रोटेक्शन जो है ना, मतलब अगर बहुत सारे, देखो आपको पता है जंगल होते हैं जिनको एक्चुअल में गवर्नमेंट फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो अभी क्या हुआ है, जो नया बिल आया है ना, इस बिल के अंदर ये कह दिया गया है कि द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर टू रिक्वायर दैट फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस बी ड्यूली कंपनसेटेड। It also extends its remit to land which is not officially classified as forest in state और union, ठीक है। यहां पे देखो क्या कर दिया गया, यहां पे सरकार ने पावर ले ली है कि जो एरिया फॉरेस्ट के अंदर में नहीं है उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। Geographically sensitive area within 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर और द लाइन ऑफ कंट्रोल, नो फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड। जैसे कि पाकिस्तान का हमारा है ना LOC है, तो इसके 100 किलोमीटर के अंदर अगर कुछ भी डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ भी जंगल काटे जा सकते हैं, सरकार को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट एक्ट ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट, जो ऐसे फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट नहीं है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर, वहां पे कोई परमिशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे सरकार जो है अपने तरीके से कर सकती है। तो मतलब आप यहाँ पे ये देख रहे हो, इसमें पूरा डिटेल में तो तब देखेंगे जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ना कुछ पॉइंट्स पे, वो यही हो रहा है कि फॉरेस्ट को मतलब खतरे में डाल दिया गया है डेवलपमेंट के नाम पे। ऑल्दो मुझे ये वाला पॉइंट तो तब भी ठीक लगता है कि बॉर्डर के पास जो है भाई देखो नीड पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, और बहुत अर्जेंट नीड पड़ती है। अब जैसे चाइना के साथ अचानक से कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो जरूरत पड़ने लगी थी, तो अब उसमें क्लियरेंस एंड एवरीथिंग लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए सरकार अगर करे तो ठीक है, बट सारे चीजों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा ना तो दिक्कत का विषय है। इसके बाद देखो अन्न भाग्य स्कीम के ऊपर एक एडिटोरियल है, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ब्रिक्स समिट विल बी इन पर्सन डिस्पाइट पुतिन वारंट। साउथ अफ्रीका के हेड हैं, आपको ये मैंने पूरी मामला समझाया ही हुआ है कि आईसीसी का मेंबर है कौन, साउथ अफ्रीका। अरेस्ट वारंट है किसके अगेंस्ट में, आईसीसी का, पुतिन के। तो अगर यहाँ पे पुतिन आएंगे साउथ अफ्रीका में तो पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा, पर क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा चल रहा था कि ब्रिक्स को जो है वर्चुअल कर देंगे, लेकिन ब्रिक्स जो है वो पर्सन ही कर रहे हैं। अब देखते हैं पुतिन साहब यहाँ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड पीएम हिपकिंस साइंस एम्बिशियस ट्रेड डील विद EU। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि फ्री में व्यापार करेंगे। देखो हर कंट्रीज के बीच में ना आपस में ट्रेड करने में कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है। क्या बैरियर्स, जैसे कि टैरिफ्स, कोटाज, एम्बार्गोज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स, ये सब मैंने वैसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप सर्च कर सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्लैट पॉइंट द हिंदू, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों में ना थोड़ा थोड़ा नेगोशिएशंस होता है कि कुछ अपने हिसाब से कोई दूसरा कंट्री अपनी टर्म्स रखता है, कोई कंट्री अपनी टर्म्स रखता है, तो वैसा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल टैक्स माफ हो गया, फ्री में ट्रेड चल रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो दिस इज इट यार, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।